आदाब, मैं रियाज मलिक आवाज द वॉइस में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की दिफाई तारीख की एक ऐसी कार्रवाई जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद मुबैना दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी पर भी गहरा असर डाला। लेकिन आज पूरे ऑपरेशन के पीछे वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसने इसे अंजाम तक पहुंचाया, और इस हिकमत हमली में कौमी सलामती के मुशीर यानी एनएसए अजय डोवाल का किरदार क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सामने आने वाली दस्तावेजी फिल्म, जिसमें अजय डोवाल इस पूरे ऑपरेशन की सरकारी कहानी बयान करने वाली अहम तरीन शख्सियात में शामिल है। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशा खोसा जी, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है। आइए उनसे जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या खास है कि जिस पर ये बाकायदा डिस्कवरी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई इस ऑपरेशन के बारे में। आशा जी, हमारे स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका बैकग्राउंड क्या है और जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, मोटे तौर पे देखें तो हमें ये लगेगा कि चूंकि बाइसरन में जो 1 साल पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें 26 लोग हमारे हिंदुस्तानी मारे गए थे और वो सब मेल थे। जी जी। और उसमें से 25 लोग जो थे वो हिंदू थे, उनको पूछ के मारा गया था, और एक वहाँ के लोकल थे, वो मुस्लिम थे, और उन्होंने उन लोगों को बचाने की कोशिश की थी। ऊपर से तो हमें लगेगा कि उसका रिएक्शन है, वो बहुत ज्यादती थी, उसका रिएक्शन है। लेकिन क्योंकि मैंने कश्मीर कवर किया है और सिक्योरिटी का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है हमें, और काफी देर से हम देखते आ रहे हैं, ये एक क्या कहते हैं इसको, काफी सालों से जो हिंदुस्तान पे एक गुस्सा जमा हो रहा था कि पाकिस्तान वाले आके हमारे यहाँ टेररिज्म कर जाते हैं, अटैक्स कर जाते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, और हम कभी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कभी थोड़ा स्ट्राइक करते हैं, लेकिन उनको जो कीमत इसकी चुकानी चाहिए वो नहीं वो चुका पा रहे हैं। हम भरपूर जवाब उनको नहीं दे पा रहे हैं, और इसी से उनकी हौसला अफजाई हो रही है, और वो एक के बाद एक अटैक करते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जिसको बोलते हैं कि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो था इतने 30-35 सालों से जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में करा रहा है, खासकर कश्मीर में, उसका ये एक पूरा फुल जवाब था, पूरा एक भरपूर जवाब था कि अगर आप टेररिज्म करते रहेंगे तो हम हिंदुस्तान चुप नहीं बैठने वाला। और ये एक तरह से हिंदुस्तान की ताकत दिखाना था, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंशा दिखाना था कि हम टेररिज्म, अगर आप दूसरे धरती से आता है, दूसरे देश से आता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर आप करते रहे तो हम आज आपको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आपने खास बात इसमें बताई है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से मैसेज जाना अब बहुत जरूरी हो गया था। बिल्कुल, हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, अपने अपने बचपन से भी हम सुनते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, इस तरह से घुसपैठ आए और हमारे मुल्क के अंदर आके दहशतगर्दी फैला के चले भी जाते हैं, और कभी इस तरह से हुआ ही नहीं कि बड़े लेवल पे जाके जवाब दिया हो। तो ऑपरेशन सिंदूर का ये जो फौज ने कार्रवाई की, उसका मकसद यही था कि एक बड़ा मैसेज जा सके सारी दुनिया के सामने। देखिए, इस मुल्क ने हमें परेशान किया हुआ है और ये बार बार आकर हमें परेशान करता है। इस मर्तबा तो जो है एक ऐसा इन्होंने तरीका अपनाया कि जिससे कहीं ना कहीं देश के अंदर भी कुछ नुकसान हो सके। बहुत ही खास बातें आपने हमें बताई हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल का किरदार कितना अहम था? वजीर आजम की हिदायत को अमली हिकमत अमली में तब्दील करने में इनकी क्या जिम्मेदारियां थी? देखिए, जब आप फिल्म देखेंगे, दो भाग में है वो डॉक्यू सीरीज, तो अब जब आप वो देखेंगे आपको लगेगा कि जो सबसे उसमें ऊंचे पदाधिकारी हैं, जो कि फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट, वो मिस्टर अजीत डोवाल एनएसए हैं। बाकी जो लोग वहां बोल रहे हैं, जो मतलब अपनी बात कह रहे हैं, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था उस एक्शन में, वो सब फौज के लोग हैं, फौज के, और एक आदद कोई रक्षा विशेषज्ञ हैं। सो ऊपर से हमें ये लगता है कि अजीत डोवाल, चूंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे ऐसे शो में, तो अजीत डोवाल साहब जो है वो एक कैबिनेट मंत्री की उनकी पोजीशन है, वो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की कि हमने कैसे इसको प्लान किया। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, अजीत, ये जो पूरी डॉक्ट्रिन है ना, कि आप पाकिस्तान को इतनी चोट पहुंचाइए कि वो हिम्मत ना कर पाए अगली बार ऐसा करने का, ये डॉक्ट्रिन जो है, ये हिंदुस्तान को मिस्टर अजीत डोवाल ने दिया, और उन्होंने तब दिया है
जब वो कोई पद पे पदाधिकारी नहीं थे, वो एक थिंक टैंक चलाते थे, उन्होंने उसकी स्थापना की है। और तब वो स्कूलों नहीं, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में जाके वो ये कहते थे कि हमें शत्रुबोध होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है, और फिर हमें उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए। और जब तक वो शत्रु आपको खमियाजा आपको इंजोर करता रहेगा, तब तक, और आप चुप बैठे रहेंगे या थोड़ा बहुत आप रिएक्शन करेंगे, तब तक वो एम्बोल्डन होता रहेगा और वो कुछ नहीं करेगा। उनका एक डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस, कि आप इतना डिफेंस रखिए अपना, इतना ऑफेंस कीजिए कि डिफेंस अपना ठीक रहे, लेकिन अगले को चोट ज्यादा पहुंचे और वो डेटरेंट हो, ऐसी चोट हो कि उसको लगे भैया अगले बार मैं अगर कुछ करने जा रहा हूं हिंदुस्तान में तो मेरी गति होने वाली है। तो ये उसका जो धीरे धीरे लोगों में पहले ये बात पहुंची, समझने लगे लोग। और ये हमने सुना है कि जब मिस्टर मोदी के साथ, वो तो दिखता ही है, प्रधानमंत्री के साथ उनका बहुत तालमेल है, होना भी चाहिए, इतने बड़े पदाधिकारी हैं, उनका होना चाहिए। ये मुझे लगता है ये पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर थी, दिस वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ मिस्टर डोवाल्स प्लान और आइडिया दैट पाकिस्तान शुड पे अ हेवी कॉस्ट फॉर मिसएडवेंचरिज्म इन इंडिया। उसका एक जीता जागता नमूना था, और जो हमने सुना ही नहीं, हमने लाइव देखा, सैटेलाइट इमेजरी के जरिए देखा जबकि ब्रीफिंग हो रही थी। तो इसलिए डोवाल साहब का रोल इसमें सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं है, उसके पीछे जो कहानी है सारी, ये मिस्टर NSA की लिखी हुई है, उनका ही आइडिया है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान से हमला होता है, हमारे देश के कुछ लोग जो है उनकी जान चली जाती है, और बहुत छोटे अरसे में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया जाता है। फिल्म के अंदर बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का पहले नाम जो रखा जाना था वो ऑपरेशन ट्यूलिप गार्डन था। जी जी। तो क्या वजह रही है नाम चेंज करने की, वजह क्या रही ट्यूलिप गार्डन से ऑपरेशन सिंदूर की? ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी जब मैंने ये फिल्म देखी। तो ये जो हमारे आर्मी के चीफ हैं तब के, वो ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे थे, तैयारी जब शुरू हुई तो एक दिन मुझे प्रधानमंत्री ने शाम को बुलाया, शाम को बुला के उन्होंने पूछा अच्छा तैयारी ये है, कुछ बातचीत हुई होगी, और उसके बाद कहा अच्छा आपने इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? तो कहते मैंने कह दिया कि ये ट्यूलिप गार्डन। तो मुझे लगा कि, उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि कश्मीर में हुआ है, और आपको सबको याद होगा कश्मीर में एक ट्यूलिप गार्डन भी है, तो एक फौजी की नजर उतनी होती है, उन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन का नाम रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्यूलिप गार्डन नहीं, आप इसका नाम ऑपरेशन सिंधु रखिए। तो आर्मी चीफ बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आया तब भी, तो उन्होंने समझा सिंधु जो नदी है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी सही है, क्योंकि आपने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया पाकिस्तान जाने से। तो इस पे प्रधानमंत्री उनसे बोले कि नहीं, वो वजह नहीं है, इन लोगों ने हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है। तो आर्मी चीफ कहते हैं तब मेरे को एकदम ये एहसास हुआ कि इस जो ये जो फ्रेज है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इसका कितना बड़ा मकसद है, और इससे कैसे सब हिंदुस्तानी अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे और जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये इसकी कहानी थी छोटी सी, मुझे बहुत दिलचस्प लगी। नहीं वाकई बहुत ही, और बहुत समझदारी और हिकमत अमली से इसमें काम लिया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने जो है तकरीबन पाकिस्तान के 36 ठिकानों को निशानदही की थी जी। हमला करने के लिए, लेकिन बाद में फिर 9 ही ठिकाने पर हमला किया गया। क्या वजह थी इसके पीछे? ये मुझे जो वहां पे लोगों ने बात की है उस डॉक्यूमेंट्री में, उनके मुताबिक हम स्टडी कर रहे थे पहले कि इतनी जगह हमें मालूम है, उसका रास्ता मालूम है, लेकिन फिर भी काफी चीजें होती हैं। आप कौन सा वेक्टर वो वर्ड यूज करते हैं जिससे उनका मुरीद शायद होगा कि ड्रोन कौन सा हम भेजेंगे, या हेलीकॉप्टर भेजना है, या मिग भेजना है, जो भी वाहन होगा, वाहन वेक्टर हम कौन सा भेजेंगे, तो उसका स्टडी करना था। उस टेरेन में कौन सा सुटेबल होता है, कौन सा नहीं होता है। अगर पास में है, बिल्कुल LOC के करीब, उन्होंने 7 ठिकानों को मारा था उस समय, और 2 थे जो पाकिस्तान के भीतर थे। तो ये सब की कहते हैं हम कई दिन रेकी की उन्होंने। अब वो ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे फिजिकल रेकी होती है या रिकॉनेसेंस होती है, वो तो नहीं बताएंगे। इंटेलिजेंस का हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने रेकी की कि हम क्या कर सकते हैं, किसमें हमारा नुकसान होने के कम चांसेस है और उनका नुकसान ज्यादा होने के ज्यादा चांसेस है। तो ये सब चीजें कंसिडर करके
इन लोगों ने पांच जो जगह थी वो पीओजेके में उन्होंने पता किया, और काफी बड़े बड़े कैंप्स थे वो भी। वो जनरली बेस कैंप्स होते हैं जहाँ पे उनको जैसे टेररिस्ट ट्रेन किया और उसको लाके रख देते हैं, थोड़ी दिन तुम यहाँ रहो, एक्लेमेटाइजेशन, और फिर हम जैसे मौका मिलेगा हम तुम्हें बॉर्डर के एलओसी के पार पहुंचा देंगे। ये उनकी हिकमत अमली है। तो वहां पे और उनको शायद ये भी देखना था कि उस समय किस जगह सबसे ज्यादा टेररिस्ट होते हैं, ये सब देख के उन्होंने किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था वो ये था कि पाकिस्तान की टेरिटरी में, देखिए पीओजेके जो है वो टेक्निकली पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है, जी। वो हमारी टेरिटरी है, हम उसको कहते भी है हमारी है, और उसमें अगर हम जाते हैं तो वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर आप वो वायलेशन ऑफ एलओसी समझा जाता है, वो भी करते हैं और हम भी करते ही होंगे। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर जाते हो और वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, वो बहुत डेंजरस था। और उसका मतलब ये भी होता है कि वॉर, अगर हम अपने जहाज दूसरे देश में भेजते हैं बमबारी करने के लिए, इट्स कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो उससे एक हालांकि हमारा कोई इरादा नहीं था, जैसे उस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा था अपने जिनको भी ब्रीफ किया था अपनी टीम को कि ये आपको इंश्योर करना है कि ये वॉर जैसा ना दिखे, हमारा वॉर नहीं है, हमारा सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों को उड़ाने का है, और टेररिस्ट के खिलाफ वॉर है, टेररिज्म के खिलाफ वॉर है। तो उन्होंने दो आइडेंटिफाई, एक तो 60 किलोमीटर अंदर था मुरीद के इज लाइक अ वेरी बिग सिटी, वो पूरा एक किला नहीं होता था पुराने जमाने में, वहां सब कुछ होते थे, बाजार होते थे, स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, रहने के ठिकाने होते थे, फुटबॉल क्लब, ये उस तरह की एक जगह है मुरीद के। लाहौर से शायद 40 किलोमीटर दूर है। उसको वो नॉट जैश, लश्कर तैयबा का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है, वो 60 किलोमीटर अंदर है बॉर्डर से, पंजाब बॉर्डर से। दूसरा जो था भावलपुर, वो एलईटी वो है था जैश ए मोहम्मद, उसका हेडक्वार्टर था। उसको, ये दो बहुत ट्रिकी जगह थी, इनसे एक वॉर भी छिड़ सकता था, लेकिन ये डिसीजन लिया कि हम भीतर जा रहे हैं। जी। ये मुरीद के का आपने जिक्र किया और भावलपुर का आपने जिक्र किया, तो इसमें क्या इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि टेररिस्ट के अलावा जो लोकल नेटिव हैं, वहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे? एक ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट्री में ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो टेररिस्ट होते हैं ये जानबूझ के अपने ठिकाने उस जगह बनाते हैं जहाँ घनी आबादी हो, क्योंकि आबादी को जो है वो अपना शील्ड बना लेते हैं, कल को इन पे कोई अटैक हो या कुछ हो तो ये शील्ड बना लेते हैं। तो इसलिए रात का समय चुना गया, 1:05 पे ऑपरेशन शुरू हुआ है, और कुछ आई थिंक एक चंद घंटे में खत्म भी हो गया था, ऐसा कह रहे थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि हमने जो हमें वहां बम गिराना था या मिसाइल गिरानी थी या डेटोनेटर, जो भी बारूद होता है, उसका एक अंदाजा हमें था कि इसका इम्पैक्ट उस जगह पे होना चाहिए, ये कोलैटरल डैमेज ना करे, माने ये एक जगह पे अगर गिरा है तो उसका इम्पैक्ट आसपास के लोगों पर ना मिले, वो जगह जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, वहां जो भी हैं वो टेररिस्ट माने जाएंगे और वो खत्म हो जाए, लेकिन आसपास लोगों को जख्म ना पहुंचे। इसकी खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी। और जब प्लान किया इन लोगों ने, वो चैलेंजिंग होता है बहुत, हमने कश्मीर में टेररिज्म देखा है, वहां बिल्ट अप एरिया में जब भी कोई एक्शन होता है तो बहुत मुश्किल होती है आर्मी को कि आसपास के घरों को जख्म ना पहुंचे, वहां के लोगों को ना पहुंचे। और यहाँ पे भी वो असूल जो है वो आर्मी ने और एयरफोर्स ने, और आपको मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जो एलओसी के पास 7 ठिकानों पे हमला किया था, टेररिस्ट ठिकाने थे, वो आर्मी ने किया था। अच्छा, आर्मी ने किया था। और जो पंजाब में किया था वो इंडियन एयरफोर्स ने किया था। अच्छा, क्योंकि हाँ ये डिस्टिंक्शन था, और क्योंकि आपको बहुत ऊंचाई पे उड़ना है और यहाँ पे तो इतना ऊंचाई पे नहीं उड़ना है, तो इसलिए ये बाइफर्केशन ऑफ वर्क हुआ था। और इनिशियली तो ये आर्मी का ऑपरेशन था, और फिर बात, इसीलिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ आर्मी चीफ को बुला के पूछा था कि इसका नाम क्या रखा आपने, तो लेकिन इंडियन एयरफोर्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, और 2 जो है भावलपुर और मुरीद के, वो इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था। जी। और उस वक्त के कुछ फुटेज भी आए थे कि लोग लेट नाइट जब हमला हुआ था तो जो लोकल नेटिव थे जो उस जद में नहीं आए थे, वो भी उनको लगा कि उन्हीं के ऊपर ये हमला है, वो निकल के
भाग रहे थे। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में खवातीन अफसरान और पायलट्स का किरदार खास तौर पर नुमाया किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह को तर्जुमान के तौर पर सामने लाने के पीछे क्या पैगाम था? हाँ, ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी। आपके लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नई चीज थी और हैरान हो गए थे लोग कि ये क्या हो रहा है। बहुत खुशी हुई थी जब जी वाकई 2 लेडीज को हमने देखा था पोडियम पे, वो ब्रीफ कर रही थी, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। मैसेज गया था कि आपने हमारी खवातीन का सिंदूर उजाड़ा और हमारी खवातीन ने आपसे बदला ले लिया। एग्जैक्टली दैट। मुझे लगा नहीं, जब हम एज जर्नलिस्ट वो देख रहे थे, ब्रीफिंग जब होती थी मीडिया की, तो हमें लगता था कि ये आर्मी और एयरफोर्स जो दिखा रहे हैं कि नहीं देखो हमारे यहाँ औरतें भी हैं और अच्छा कर रही हैं। हमने विमेन्स रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उन दोनों को उस समय देखा था, क्या नाम, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको हमने वैसे देखा था। लेकिन जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें बिल्कुल वजह साफ है। वो DGMO जो है राजीव घाई, वो कह रहे हैं कि ये सोची समझी बात थी, इसका मैसेज था, ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी पाकिस्तान के लिए और पूरे दुनिया भर के लिए कि आपने हमारी औरतों का सिंदूर उजाड़ा, लेकिन हम में बहुत रेजिलियंस है, हमारी औरतें बहुत आगे बढ़ गई हैं और वो किसी से कम नहीं है और वो घबराई नहीं है। वो जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह थी, they represented the women of India, the resilience। कितना ब्रिलियंट विचार है ना। तो काफी कहीं ना कहीं बड़ा प्राउड फील हुआ उस वक्त वो चीज देखकर। एकदम बहुत प्राउड फील हुआ उस समय। और उससे भी मजेदार बात यह है कि जो मुरीद के पे अटैक किया गया था जी, वो पायलट जो थी वो एक औरत थी। अच्छा। हाँ, और डॉक्यूमेंट्री में उसका फेस नहीं दिखाते, मतलब उसकी आइडेंटिटी हाइड की हुई है, लेकिन वो बोल रही हैं कि ये मैंने किया था, ये मेरा ऑपरेशन था, और बहुत मैटर ऑफ फैक्टली बात कर रही है कि दिस वाज माय ऑपरेशन, मुझे कहा गया था कि आपको वहां जाके, मैं गई और मैं अपना काम करके वापस आ गई। वाकई ये दुनिया के आगे बहुत बड़ा मैसेज था। और आज जब हम इस बारे में दोबारा से बात करें तो कहीं ना कहीं फिर से एक प्राउड फील हो रहा है कि हमारे मुल्क की खवातीन, हमारे मुल्क की जो फीमेल हैं, वो वाकई दुनिया में आगे हैं, मर्दों से भी आगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप ऑपरेशन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग, ड्रोन हमले और फिर पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी देखने को मिली। इस पूरे मरहले में हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज क्या था? ये डॉक्यूमेंट्री में ये आता है कि एक समय वो आया जब मिस्टर अजीत डोभाल ने कहा कि अगर हम जाते हैं मुरीद के और पंजाब में जाते हैं तो पाकिस्तान के पास भी एक एटम बॉम्ब है जी। एक पॉसिबिलिटी है कि वो बोखलाहट में आके उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक फिर प्राइम मिनिस्टर को जाके इसकी जानकारी दी गई जी, कि देखिए ऐसा भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने बात सुनी और कहा कि मैं आपको कुछ समय के बाद इसके बारे में बताऊंगा। जो भी उन्होंने मशवरा किया होगा, जो भी सोचा होगा, बुला के कहा कि गो अहेड, अच्छा आप ये हमला कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री से परमिशन लेके ये किया गया था। और कुछ जो कहते हैं ना मरमर था कि वो शायद सोच रहे कि हम बम यूज कर लेंगे। वो बोलते रहते हैं हमेशा पाकिस्तान वाले, आप जब भी टीवी खोलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये रिस्क था जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने लिया वो चैलेंज। और दूसरा ये था कि सिविलियंस पे अटैक हो सकते थे और जो उन्होंने एंटिसिपेट किया था, जिसकी तैयारी की थी हमारी फौजों ने, वो ये था कि जब हम उन पे अटैक करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे अटैक खत्म हो गए, जो हमारा पॉलिटिकल एम था कि हम मुरीदके को तबाह करेंगे, भावलपुर को तबाह करेंगे और ये 7 बेसिस को तबाह करेंगे, हमारा मिशन खत्म था जी। तो उसके बाद DGMO जो है राजीव घाई, उन्होंने फोन उठाया और वहां के DGMO जो है पाकिस्तान के, उनको कॉल किया, बोला कि ऐसा है, हमने तुम्हारा ये तबाह कर दिया है एंड दैट्स इट। हमारा कोई मकसद नहीं इसको आगे बढ़ाने में, ये हमारी तरफ से वॉर नहीं है, ये जवाब है तुम लोग जो हमारे यहाँ करते हो। तो वो फिर राजीव घाई खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के काउंटर पार्ट ने कहा आप क्या फायदा बता के, अरे आपको जो करना था वो तो कर ही लिया। फायदा बता के। तो लेकिन कहते हैं हम
सब जितने भी चीफ्स हैं तीनों विंग्स के और डीजीएमओ सब कह रहे थे हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि हमने ये सब किया अच्छे से। उसमें आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं, वो भी है इसमें, वो भी बोल रहे हैं, उन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी बिकॉज एलओसी के अक्रॉस जो भी एक्शन था वो नॉर्दर्न कमांड को करना था। तो वो कह रहे कि हमें अपने करियर का सबसे खुशी वाला दिन हमें लग रहा था, मोमेंट लगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी थी, हमारे देश की जिम्मेदारी हम पे थी और हमें अच्छा लगते लगते याद आता था नहीं अभी चैलेंजेस बाकी है। कहते हमने एक मिनट भी उसको पल को एंजॉय नहीं किया क्योंकि हमें पता था पाकिस्तान काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि उसे अपने लोगों को दिखाना है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो खदशा था वो ड्रोन अटैक करेंगे, उन्होंने किया। बिल्कुल। तो कहते लेकिन हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ऑफिसर्स, कि हमारा हाथ ट्रिगर पे ही था। हम एक मिनट नहीं रुके थे, हमने इतनी ट्रेनिंग कराई थी अपने लोगों को, इतनी प्रिपरेशन कराई थी, इतनी हमने एंटिसिपेट किया था कि वो क्या रिएक्शन में कर सकते हैं और हमने वैसी तैयारी की थी। सही बात। तो कहते हैं वो उन्होंने जैसे गोलाबारी शुरू की, हमने नहीं की, उन्होंने की गोलाबारी शुरू। एलओसी पूरी उन्होंने एकदम ऑन फायर कर दी। तो कह रहे हमने वो एक गोला मारते, वो क्या था, वो एक गोली मारेंगे, हम गोला मारते थे, ये दैट इज द वर्ड दे हैव यूज्ड। तो कह रहे हमने उससे बहुत कड़ा जवाब उनको दिया। 3-4 घंटे में वो चुप हो गए और उन्होंने गोलाबारी बंद कर दी। दस्तावेजी फिल्म में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त सामने आई और आखिरकार 7 मई को शाम 5:30 बजे जंगबंदी नाफिज भी हो गई। इस जंगबंदी को आप हिंदुस्तान की फौजी और सिफारती कामयाबी के तौर पर किस हद तक देखती हैं? मुझे लगता है ये एक दुनिया कैसे इसको देखती है, जाहिर है कि वो अच्छी नजर से देखेगी, क्योंकि जो ताकतवर होता है दुनिया उसी की जय जयकार करती है। ये गिवन ट्रूथ है। बिल्कुल। अगर हम पहले जब टेररिज्म होता था पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ, तो हम हमेशा कहते थे वो यूएन कुछ नहीं कर रहा, यूएस कुछ नहीं कर रहा। और जब हम बड़े अधिकारियों से बात करते थे कि भैया ये क्या हो रहा है कश्मीर में, वो बोलते थे इसी हम लोग थोड़ा सॉफ्ट स्टेट हैं, हम लोग मानना नहीं चाहते, हम लोग बातचीत करेंगे। इस तरह के रिएक्शन होते थे जो कि बहुत निराशावादी होते थे। मतलब उससे आपको कोई उम्मीद नहीं मिलती थी, लगता था हम लोग तो यही करने के लिए, मरने मारने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जब ऐसा एक्शन होता है वो इतना बूस्ट करता है एक आम इंडियन का कॉन्फिडेंस, और दुनिया आपको सलाम करती है। देखिए अभी कल अमेरिका के सफीर आए थे, वो कश्मीर गए हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हाँ कश्मीर जो है वो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और अच्छी बातें की। तो पाकिस्तान बहुत बौखलाया है, पहले ये बात नहीं करते थे। हमको समझना होगा कि ये भारत की ताकत से ज्यादा जो होती है वो इच्छा शक्ति होती है, पॉलिटिकल विल होती है। हमने पॉलिटिकल विल दिखाई कि भैया हम पे अटैक करोगे, हम तुम पे उससे बड़ा अटैक करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसका सम्मान करती है दुनिया। आई थिंक बहुत ही अच्छा था ये भारत के लिए, भारत की छवि के लिए और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। और अगली बार शायद वो फिर करें कोशिश, लेकिन 10 बार सोचेंगे, उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, आपने जो औरतों पे बात की थी, हमारी विमेन पार जो थी, पाकिस्तान के मैं कुछ टेलीविजन चैनल देख रही थी, तो वो इसका विश्लेषण कर रहे थे, इधर उधर की बात, और एक बात कह रहे थे, वो देखो औरतों ने जाके मारा इनको, मतलब वो अपने फौजियों का विरोध कर रहे थे कि ये क्या करते हैं। अरे फौजियों ने यहाँ तो आग लगा दी, फौजियों ने इनको मारा। तो वो एक बहुत जो छवि है ना, जो लश्कर की है या जैश की है या उनके सपोर्टर आर्मी की है, वो उस इमेज को धक्का लगा है। अरे औरतें आके मार गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। बिल्कुल, ये प्लान बहुत अच्छा हुआ था और सैल्यूट करते हैं उन लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को, खासकर देश के प्रधानमंत्री को। इतनी खूबसूरती से इस ऑपरेशन को डिजाइन किया कि हमने जवाब भी दे दिया और किसी को बुरा भी नहीं लगा, और जवाब भी हमने खवातीन के जरिए दिया। सबसे अहम और मौजूदा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। आपके ख्याल में इस ऑपरेशन का हिंदुस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की पॉलिसी पर क्या असर डालेगा? मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, इससे जैसे मैंने पहले कहा, हिंदुस्तान की छवि बहुत अच्छी हुई है। एक मजबूत देश, पॉलिटिकली रिस्क टेकिंग
कंट्री के तौर पे हुई है। अभी तक हमको जो इंटरनेशनल एरिना है उसमें कहा जाता था चाय एंड योगा जी। इंडिया का ब्रांडिंग जो था दैट वाज चाय एंड योगा, मैंने सॉफ्ट पावर इनके लिए बहुत है, ये लोग चाय करते हैं, बॉलीवुड है इनके पास, लेकिन हार्ड पावर जो थी कि हम गोला भी मार सकते हैं, सिर्फ बॉलीवुड फिल्म नहीं दिखाएंगे, वो हमारी छवि अभी तक बनी नहीं थी। आई थिंक ये ऑपरेशन ने हमारी छवि वो बहुत अच्छे से दिखा दी। और मैं थोड़ी सी यहाँ पे अगर टाइम है तो मैं एक चीज और बता दूं कि सिर्फ ये आतंकी ठिकानों पे नहीं हमला किया था, उसके बाद क्या हुआ था, जब पाकिस्तान ने ड्रोन हम पे भेजना शुरू किया, बहुत तादाद में, उनके पास शायद तुर्की से और चाइना से ड्रोन आए थे, वो उन्होंने बिल्कुल बौछार करना शुरू दी। इनफैक्ट कुछ लोग लग भी रहा था ये क्या हो रहा है, हम तो खत्म हो गए, ये तो ड्रोन मार रहे हैं, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो बहुत काम कर गए। वो राजीव घई बताते हैं डीजीएमओ की, हमने सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए इनके, और हम तैयार थे उसके लिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, इंडिया ने जवाब दिया। इंडिया ने उनके 11 बेसिस, एयरफोर्स, आर्मी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, उनको इतनी तबाही मचा दी, और जिनके एयर बेसिस थे उनके टारमैक उड़ गए, उनके हैंगर्स उड़ गए, और उनको इतना धक्का पहुंचा फाइनेंशियली, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसमें डीजीएमओ जो वहां के पाकिस्तान के थे, उन्होंने जब फाइनली हमारे डीजीएमओ से बात हुई, उनकी एक लंबी कहानी है कैसे उन्होंने उन तक पहुंचे। सीज फायर के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा आपने बहुत मार लिया ये ब्रह्मोस, अब तो हो गया ना, ब्रह्मोस भी मार लिया आपने, मैंने अब आप बंद करिए। जी। तो उस लेवल पे तो पहला हिस्सा तो ये था कि पॉलिटिकल विल पावर हमें है, हम टेररिज्म को, अगर हम कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, हम उस पे कंट्रोल करना भी जानते हैं। और दूसरा ये हुआ कि हमें कोई न्यूक्लियर पावर अगर आंख दिखाएगा, हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए उनके आर्मी एसेट्स, उनके मिलिट्री एसेट्स को अटैक करना, इट वाज एन इन्विटेशन फॉर न्यूक्लियर वॉर, वी टुक दैट रिस्क, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आशा जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाजरीन तक, व्यूवर्स तक पहुंचाई। जाहिर सी बात, आपने बहुत गहराई से और संजीदगी से उस फिल्म को देखा, तभी इतनी सारी बातें निकल कर आई। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक ये तमाम तर बातें जो आशा जी ने आप तक पहुंचाई हैं, उस डॉक्यूमेंट्री को देख के ये आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और हमें प्राउड फील होता है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस, हमारे देश की महिलाएं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और कानून व्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज़रूर सराहा गया होगा। फिलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। फिर से एक और टॉपिक के साथ आपके रूबरू पेश होंगे। तब तक के लिए खुदा।